सेपरेशन टेक्निक पढ़ी थी ना लास्ट टाइम, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या हमने उसमें पढ़ लिया था। तो सेपरेशन टेक्निक में मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, सॉलिड इन सॉलिड, फिर दूसरा मैंने बताया था लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और तीसरा मैंने आपको टाइप बताया था लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, क्या ये क्लियर है? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, ये आपको 3 टाइप बताए थे सेपरेशन में। इसके अंदर कुछ टेक्निक बताई थी कि कौन कौन सी टेक्निक हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड के अंदर। तो इसमें डिकेंटेशन, वो तो लिक्विड में आ गया था। अच्छा, इसके अंदर हमने लगाया था फिल्ट्रेशन, उससे पहले विनोइंग, सबको याद है विनोइंग प्रोसेस इसके अंदर हम लोगों ने करी थी। ठीक है, विनोइंग प्रोसेस थी। सेकंड, विनोइंग के बाद हम लोगों ने इसमें फिल्ट्रेशन पढ़ा था। फिल्ट्रेशन, इसके अंदर सेपरेशन बाय मैग्नेट, सेपरेशन बाय मैग्नेट। इसके बाद इसमें क्या था? सेपरेशन बाय मैग्नेट, विनोइंग, और सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी पढ़ा था। ये प्रोसेस पहली तो रिवाइज और याद होनी बहुत जरूरी है। आप उसके बाद कभी कभी इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर सॉलिड इन सॉलिड केस। इस टाइप की सारा चैप्टर जो सेपरेशन का है, फिल्ट्रेशन का, इस तरीके से ये डिवाइड किया हुआ है। फिर सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है जी, सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। क्या इतना ही क्लियर है? क्या हमने ये किया था सॉलिड इन सॉलिड के अंदर? ठीक, सॉलिड इन सॉलिड में ये सारी चीजें आ गई थी। सॉलिड इन लिक्विड के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें काफी सारी प्रोसेस थी, जैसे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें एक डिकेंटेशन भी आती है, डिकेंटेशन बताया था। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन का मतलब होता है सिंपली छानना। जैसे हम घरों में क्या करते हैं, चावल बनाते हैं, उससे पहले चावलों को धोया जाता है। अब उसके लिए आपने देखा होगा कि प्रॉपर मेथड तो क्या है कि आप फिल्ट्रेशन लगा लो। अब घरों में फिल्ट्रेशन यूनिट थोड़े लगाते हैं, या कहीं फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है। वो क्या करते हैं, पानी में उसको डाल करके जो भी उसमें इम्प्योरिटी है, जो भी गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, सरफेस पे इम्प्योरिटी आ गई, उसके बाद उसको हल्के से छान लिया जाता है ताकि जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा प्यूरिटी नहीं आ सकती है, मतलब आप उसको 100% प्योर नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन इससे ज्यादा अच्छी प्रोसेस है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसके लिए एक सेटअप चाहिए आपको, फिल्टर पेपर चाहिए, और पूरा बीकर, फनल, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक भी पढ़ी थी। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद और इसमें कौन सी टेक्निक पढ़ी थी? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, भाई सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको बताया था ना, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था, जिसमें ड्रायर होता है, कपड़े सूखते हैं, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम बहुत ज्यादा रखा जाता है, वो घूमता है तेजी से। जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो डाउन सेटल हो जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं।
ब्लड का हमने सेपरेशन देखा था, जिसमें जो प्लाज्मा था वो ऊपर आ गया था, जो सेलुलर कंटेंट था वो नीचे आ गया था। क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी। इवेपोरेशन की बात हमने इसमें करी थी, इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के बाद हमने इसमें क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, क्रोमेटोग्राफी। जो हम आज इसमें खत्म कर लेंगे। इसके अलावा कोई एक प्रोसेस है तो मुझे याद दिलाओ। इसके अलावा कोई प्रोसेस थी तो याद दिलाओ। फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रिफिकेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी। जल्दी से बताओ भाई। सेडिमेंटेशन नहीं, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। उसमें तो कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं है, वो सेडिमेंट हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, सेडिमेंटेशन तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, मॉड्यूल भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व। अपने पास प्रॉपर टाइम है, आप ये ना समझे कि सिलेबस कहीं पीछे चल रहा है अपना या कुछ हो रहा है। प्रॉपर अपने पास टाइम है। अच्छे से मैं पहले आपको समझा दूं। बुकलेट अपने पास 4 चैप्टर है यार। अपने को 4 चैप्टर, हम चाहें तो उसका एग्जाम्पलर भी करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, बुकलेट भी करेंगे, और अदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे हम सारा उसमें डिस्कस करेंगे। वी हैव इनफ टाइम। ठीक है, तो ये मत आप समझना कि सिलेबस कहीं पीछे चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप ध्यान से उसको पढ़ते जाओ, नोट्स वगैरह बनाते जाओ। क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड में मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि हमने यहाँ पर 2 टाइप पढ़े थे। एक मैंने बताया था मिसिबल, ठीक है, और एक टाइप मैंने बताया था इमिसिबल। याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है? एक 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 टाइप था मिसिबल। मिसिबल क्या होता है? जो कि सॉल्यूबल लिक्विड्स होते हैं उनको, जो सॉल्यूबल लिक्विड्स होते हैं ना, सॉल्यूबल लिक्विड्स, उनको मिसिबल कहा जाता है। ठीक, और इमिसिबल किसको कहते हैं? इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल जैसे ऑयल एंड वाटर है, इनसॉल्यूबल लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कुछ प्रोसेस पढ़ी थी। इसके अंदर हमने कुछ प्रोसेस पढ़ी थी, उस प्रोसेस का हम नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस थी। तो सॉल्यूबल के अंदर हम लगाते हैं डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये 2 अलग अलग मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, ए एंड बी। और इसके अंदर हम सिर्फ एक ही मेथड यूज करते हैं, दैट इज सेपरेटिंग फनल। तो कुछ याद आ रहा है? कुछ रिवाइज हुआ? सेपरेटिंग फनल। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हम बहुत सारे इसमें से सॉल्व कर चुके हैं। बहुत सारी प्रोसेस हमने देखी थी। विनोइंग प्रोसेस कवर हो चुकी है। विनोइंग प्रोसेस का आपको हर एक प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस कैसे काम कर रही है। हाँ, डिस्टिलेशन हो गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया। ठीक है, विनोइंग की जहां तक हम बात करें तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ग्रेन्स को हस्क से अलग करता है बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज। सिंपल है कि आपने एक हाइट से हस्क और ग्रेन को नीचे गिराया, तो हवा चली तो जो ग्रेन था वो तो भारी था, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो तो नीचे आ गया सीधा। और जो हस्क था वो थोड़ी दूर, यानी जो उसका छिलका था, जो बाहर का छिलका था, वो थोड़ी दूर जाके गिरा। उससे जो ग्रेन है और हस्क को अलग अलग हो गए। बट हम बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर एक टेक्निक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा किसी हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर एक प्रोसेस का अपना अपना एडवांटेज होता है, अपना अपना डिसएडवांटेज होता है। दूसरा, सेपरेशन बाय मैग्नेट। सेपरेशन बाय मैग्नेट के लिए अपने को एक बेसिक प्रिंसिपल आना चाहिए कि जिन कंपोनेंट्स, जिन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर रहे हैं उसके अंदर वन ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, यानी आयरन वाला कंपोनेंट होना चाहिए। और ये मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग में क्या होता है, आप देखोगे कि आयरन जहां पे बहुत सारा गार्बेज होता है,
कूड़े का ढेर होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर कुछ आयरन का भी वेस्टेज होता है, कुछ बाकी प्लास्टिक भी होता है, तो उनको अलग करने का सबसे आसान मेथड ये है विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कि आप उसको क्या करो, मैग्नेट की हेल्प से आप जितना भी उसको घुमाओ मैग्नेट को, जितना भी आयरन का उसमें इंप्योरिटी होगी वो अट्रैक्ट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, बाकी को आप रिसाइकिल कर लो। ठीक है, तो सेपरेशन बाय मैग्नेट। उसके बाद सब्लिमेशन पे हमने बात करी है। सब्लिमेशन में हम 2-3 चीजों को जानते हैं। सब्लिमेशन एक तो प्रोसेस है जहां पर डायरेक्टली सॉलिड से हम गैस में जाते हैं, वेपर में जाते हैं, और वेपर से जब हम दोबारा उसको डिपॉजिट करके सॉलिड में आते हैं तो उसको भी एनसीईआरटी में सब्लिमेशन लिखा हुआ है और कुछ अदर बुक्स में डिपोजिशन लिखा हुआ है। इन दोनों में से आप किसी को यूज कर सकते हैं, बट आप डी सब्लिमेशन यूज ना करें। ठीक है, पहले तो बात है सब्लिमेशन प्रोसेस की। दूसरा है सबलाइम सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द एबिलिटी टू अंडरगो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में जा सकते हैं। कंपटीशन में सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबलाइम सब्सटेंस कौन कौन से हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl पढ़ा था, नेफ्थलीन बॉल्स इनसॉल्युबल इन वाटर वो भी पढ़ा था, एंथ्रासीन वो भी पढ़ा था, कैम्फर बॉल्स वो पढ़ा था, सॉलिड CO2 आल्सो नोन एज ड्राई आइस इंपॉर्टेंट है, और आयोडीन वेपर्स, आयोडीन। तो ये सारे किसमें थे, सबलाइम सब्सटेंसेस में। तो एक है सब्लिमेशन, एक है सबलाइम सब्सटेंस, एक है सब्लिमेट। 3 वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। सब्लिमेट, सब्लिमेट क्या होता है कि जिस सब्सटेंस को आपने सबलाइम किया, वेपर बन गया, वेपर बनने के बाद वो दोबारा से सॉलिड में आया, वेपर बनने के बाद दोबारा से जब वो सॉलिड में डिपॉजिट हुआ तो अब उस सॉलिड को सब्लिमेट हमने कहा था, जो कि प्यूरिफाइड फॉर्म में था। ठीक है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं थी। तो ये सब्लिमेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया था। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है ये मुझे बताएं, क्या इसमें रिवीजन सही चल रहा है? क्योंकि काफी टाइम के बाद आपके बीच में एग्जाम हो गए थे, तो मैं एक बार इसको कंप्लीट रिवाइज करवा लूं और उसके बाद अपनी जो 2-3 टेक्निक बचती हैं उसको खत्म करके चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 दिन का चैप्टर है, तो इसलिए मैं कंप्लीट आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अगर आपके पास 2 सबलाइम सब्सटेंसेस हो, लाइक आपके पास एक नेफ्थलीन है और एक NaCl है, सॉरी 2 सबलाइम सब्सटेंसेस, एक नेफ्थलीन है और दूसरा अमोनियम क्लोराइड है। आपके पास 2 सब्सटेंसेस है, एक नेफ्थलीन है और एक अमोनियम क्लोराइड है। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है और एक क्या है, नेफ्थलीन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप देखोगे कि यार आप बहुत बार देखोगे इसमें कि इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस का ऑप्शन सबसे पहले दिया जाता है, बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सब्सटेंस आपके सब्लाइम नेचर के हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको एक सॉल्वेंट में ऐड करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा सॉल्वेंट के अंदर। और यहां पर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं वाटर, वाटर के अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। तो वाटर के अंदर मिक्स तो करेंगे, डिजोल्व कौन होगा? डिजोल्व होगा इसमें अमोनियम क्लोराइड। नेफ्थलीन डिजोल्व नहीं होता है, ये डिजोल्व नहीं होता है। अब ये डिजोल्व नहीं होगा और ये डिजोल्व हो जाएगा तो नेफ्थलीन को फिल्टर करके अलग कर लेंगे, नेफ्थलीन तो अलग हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम सुटेबल सॉल्वेंट का एक और एग्जांपल लें कि अपने पास क्या है, सैंड प्लस सॉल्ट। अब आप देखो, इसको सुटेबल सॉल्वेंट मींस वाटर में हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो भाई ये वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सैंड तो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये दोनों सब्सटेंस फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था सॉलिड इन सॉलिड में, बहुत ज्यादा इसमें कोई केस नहीं है। ठीक है, सब्लिमेशन हो गया, सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट केस रहते हैं।
ठीक है। अब आगे अगर ध्यान दिया जाए तो फिल्ट्रेशन टेक्निक है। फिल्ट्रेशन भी हम कवर कर चुके हैं सॉलिड इन लिक्विड के केस में। फिल्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि एक फिल्टर पेपर अपने को चाहिए होता है, ठीक है। फिल्टर पेपर चाहिए, फनल चाहिए, स्टैंड चाहिए, उसमें पूरा हमने सेटअप बना करके हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। ये किस लिए यूज किया जाता है कि ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल स्टेट में है, वो सॉल्युबल पूरी तरह से घुल चुका है, सॉल्युबल हो चुका है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अब फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि कोर्स इंप्योरिटीज के लिए भी फिल्ट्रेशन किया जाता है और बहुत आसानी से वो हो भी जाता है। जैसे सबसे बढ़िया तो हम सस्पेंशन के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करें, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े साइज के, तो बहुत आसानी से वो फिल्टर हो जाएंगे। दूसरा, सॉल्यूशन के लिए हम फिल्ट्रेशन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। तो फिल्ट्रेशन हम यूज कर रहे हैं। अब फिल्ट्रेशन में मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक तो रेसिड्यू था, एक फिल्ट्रेट था। एक रेसिड्यू था, एक फिल्ट्रेट था। टाइट्रेशन बेटा अलग चीज है, टाइट्रेशन इसमें नहीं है। एक एक रेसिड्यू होता है, एक फिल्ट्रेट होता है, दो वर्ड्स हमने पढ़े थे, ठीक है। रेसिड्यू होता है, फिल्ट्रेट होता है। रेसिड्यू हमने क्या कहा था कि जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड सब्सटेंस रह जाएगा, ठीक है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस रह जाएगा, उसको हम कहेंगे रेसिड्यू। और फिल्ट्रेट किसको कहेंगे कि जो नीचे एक क्लियर लिक्विड अपने को मिलेगा, उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। तो ये फिल्ट्रेशन टेक्निक के अंदर आता है। ये बताएं, फिल्ट्रेशन टेक्निक क्लियर है कि रेसिड्यू और फिल्ट्रेट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर डिकेंटेशन पढ़ा था। डिकेंटेशन में कुछ नहीं, सिंपली आप छानते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें प्यूरिटी नहीं आती है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता। कहीं पे वर्ड आए तो आपको दिमाग में रहे कि सॉलिड इन लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या हम कर चुके हैं? क्रिस्टलाइजेशन क्या हम लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं? बताओ जल्दी से। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है। नाम से पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सल्फर के क्रिस्टल जिसके अंदर बनाए जाते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डाल करके उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर उसको जल्दी से हीट करते हैं, उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं और फिर एकदम से कूल डाउन कर लेते हैं। उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, एकदम से उसको कूल डाउन कर लेंगे और वो क्रिस्टल बना लेंगे। अब वो क्रिस्टल को हम क्या करेंगे कि उसको अल्कोहल से ट्रीट करेंगे ताकि वो क्रिस्टल और ज्यादा प्यूरिफाइड हो जाए। तो इस तरीके से सल्फर के क्रिस्टल यहाँ पे बनाए जाते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है। सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक मैंने बताई थी कि सेंट्रिफ्यूगेशन ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, उसके अंदर जो ड्रग के सैंपल हैं और जो मेडिसिन हैं उनको हम उसके अंदर से सेपरेट करते हैं, ठीक। तो सेंट्रिफ्यूगेशन था। सेंट्रिफ्यूगेशन का बेसिक जो टेक्निक है कि बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज, अगर डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, अगर दो आपके पास मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट की डेंसिटी ज्यादा है, तो आप घुमाया आपने आरपीएम पे, उसके बाद आपने रख दिया स्टैंड पोजीशन पे रख दिया, कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे और लाइट पार्टिकल ऊपर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रिफ्यूगेशन हमने कहा कि जो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर घूमते रहेंगे और जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज, सेंट्रिफ्यूगेशन। फिर इवेपोरेशन भी हम पढ़ चुके हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका बल्क से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन का रेट आएगा। टेम्परेचर, उसके फैक्टर पड़े थे अलग अलग। क्रोमेटोग्राफी अभी हम कवर करेंगे, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इसमें रहती है, उसको कवर करेंगे। डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल रहता है। क्या हमने इमिसिबल का पढ़ लिया था, ऑयल इन वाटर सिस्टम? क्या इमिसिबल जो इनसॉल्युबल लिक्विड था उसमें ऑयल इन वाटर सिस्टम हो गया था? बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि अलग से है ना, इमिसिबल सिर्फ एक ही केस है, उसके अंदर सिर्फ सेपरेटिंग फनल है। तो आप देख रहे हो यार, ये अलग से एक केस दिया हुआ है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो सेपरेटिंग फनल एक इक्विपमेंट हमने देखा था कि एपरेटस इस तरीके से होता है, नीचे स्टॉपर लगा होता है, उसके अंदर ऑयल भी भर देते हैं, वाटर भी भर देते हैं, उसको शेक करते हैं, मिक्स कर देते हैं, डिसॉल्व तो होंगे नहीं, मिक्स कर देते हैं। फिर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से हम उसको
फिर स्टॉपर को खोल करके ओपन करके हम वाटर को नीचे निकाल लेंगे और ऑयल अपने पास फनल के अंदर रह जाएगा। तो सेपरेटिंग फनल हम इस तरीके से यूज करते हैं। केरोसिन मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि दो अलग अलग फेज होने चाहिए, एक फेज एक्वस होना चाहिए वाटर, और दूसरा फेज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि वाटर में डिसॉल्व ना हो। चलो, तो भाई मुझे इतना बता दें कि क्या ये यहाँ तक कुछ क्लियरिटी आई है। अभी अपने को क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखना है बस, बाकी हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर लगभग अपना कंप्लीट होने वाला है। क्या कुछ क्लियरिटी आई? सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल में हमने क्या बताया था, एक एपरेटस बताया था ना, इस तरीके से होता है, उसके नीचे जो है स्टॉपर लगा होता है। कैन यू फिगर आउट इफ रैंडम सब्सटेंस सब्लाइम और नॉट? रैंडमली कोई भी सब्सटेंस अगर सब्लाइम में नहीं है उसको हम ऐसे तो पता नहीं कर सकते, हमें टेस्ट करना पड़ेगा, उसके वेपर बनाने पड़ेंगे। अगर वो डायरेक्टली वेपर में जा रहा है, पिपेट इन इमिसिबल लिक्विड। अब पिपेट यूज नहीं होता है। पिपेट आप देखोगे उसका डायमीटर बहुत कम होता है, बहुत पतला सा होता है पिपेट, बहुत लंबा होता है, बहुत पतला होता है, तो वो उसमें यूज नहीं किया जाता। सेपरेटिंग फनल सबसे सुटेबल है, ज्यादा अमाउंट ऑफ मिक्सचर के लिए वहां पे बनाया हुआ है। हैंड पिकिंग मेथड, सॉलिड इन सॉलिड में आई थिंक बुक में कहीं पे लिखा हुआ है, सॉलिड इन सॉलिड के अंदर हैंड पिकिंग, जो कि मतलब प्रैक्टिकल, हाँ ठीक है, हैंड पिकिंग भी किया जा सकता है, उससे आप बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि प्यूरिटी बहुत ज्यादा अचीव हो जाएगी। और सेकंड, वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी बहुत ज्यादा है, उसके लिए एक तो मैन पावर चाहिए, आप बहुत ज्यादा टाइम में बहुत कम ही चीजें सेपरेट कर पाओगे अगर आप हैंड पिकिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो उसके लिए एडवांटेज ये है, एडवांटेज ये है कि उसके लिए किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप मैनुअली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज उसमें यह है कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और दूसरा उसमें प्यूरिटी भी 100% नहीं आती, मतलब बहुत कम प्यूरिटी उसमें रहती है। NH4Cl एंड नेफ्थलीन इज सब्लिमेशन सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे, नेफ्थलीन डिसॉल्व नहीं होगा, NH4Cl डिसॉल्व हो जाएगा, उस तरह से उसको सेपरेट कर लेंगे। इसके मैं आपको बहुत अच्छे भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें 3-4 सेपरेशन टेक्निक एक साथ लग रही है, मतलब पहले आपने एक सेपरेशन टेक्निक लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, चौथी लगाई, इस तरीके से बड़े अच्छे क्वेश्चन भी मेरे पास हैं, तो उनको हम लास्ट में करेंगे, जिसमें 3-4 सेपरेशन टेक्निक को लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट इसमें आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी अगर हम टेक्निक की बात करें तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक है, ठीक है। और इसके लिए टाइम भी चाहिए, टाइम टेकिंग भी है, नो डाउट एडवांस टेक्निक है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे क्रोमा वर्ड दिखाई दे रहा है, क्रोमेटोग्राफी में जो आपको क्रोमा वर्ड दिखाई दे रहा है, ये क्रोमा का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, ग्राफी मीन्स होता है उसका सेपरेशन करना, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी मीन्स, क्रोमा मीन्स कलर, तो कलर को आप सेपरेट करते हो, जैसे जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, उसमें से आप कलर को निकालते हो कि एक्चुअल में वो कलर किस केमिकल की वजह से आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज किसी ना किसी केमिकल की वजह से हो रही है। जो भी आप अपने आसपास कलर, टेस्ट, स्मेल जो भी देख रहे हो, वो किसी ना किसी केमिकल की वजह से, तो वो केमिकल को हम यहाँ से सेपरेट करते हैं। दूसरा इसका मेजर यूज कहाँ है कि जो मेडिसिन फॉर्मेशन में, जो ड्रग फॉर्मेशन में यूज होता है ये बहुत ज्यादा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और ब्लड के अंदर ड्रग का कोई सैंपल है, डोपिंग जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो बहुत वाइड एप्लीकेशन है और बहुत बड़ी ये टेक्निक है, बहुत सारे टाइप की है क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे टाइप की टेक्निक है। अपने पास जो है वो दो टाइप है, एक हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बात अगर मैं करूं तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या जिसको टीएलसी कहते हैं वही एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपके कंपटीशन में आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और टीएलसी ही आपके पास एनसीईआरटी में दी हुई है, एक एक्टिविटी है उसमें दिया हुआ है,
ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम वर्ड को यूज करेंगे कोलोइड के केस में और सॉल्वेंट वर्ड को यूज करेंगे सॉल्यूशन के केस में। दोनों का लगभग काम वही है, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए या फिर डिस्पर्स्ड फेस के लिए। क्रोमेटोग्राफी हम देख रहे हैं कि सबसे एडवांस टेक्निक है जिसमें हम कुछ कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमा का मतलब है कलर और ग्राफी का मतलब है सेपरेशन। बहुत सारे टाइप की ये टेक्निक है, फिलहाल हम इसमें जो यूज कर रहे हैं, हम इसमें यूज कर रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक है इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जिसको TLC भी कहते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को TLC भी कहते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि कलर्ड कंपोनेंट्स को ड्रग्स फ्रॉम ब्लड और बाकी मेडिसिन फॉर्मेशन में इसको टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। अगर हम बात करें सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें, इसका अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इसको यूज कर रहे हैं हम कलर्ड कंपोनेंट सेपरेशन के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, मेडिसिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मेन इसके यूज है कलर्ड कंपोनेंट सेपरेशन, जैसे कि कलर ऑफ फ्लावर, पेटल्स का जो कलर है, फ्लावर का जो कलर है, उसको यहाँ पे सेपरेट किया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको दिखाई दे रहा है कॉलम वर्ड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, 3 मेन इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं स्टेप लिख दूं। स्टेप नंबर 1 है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ कॉलम। बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर इसको आप, ये आपको नहीं मिलेगा, बुक के अंदर कोई बहुत ज्यादा भी नहीं दिया हुआ है ये, क्योंकि 9th क्लास में ये रहता ही नहीं है। ठीक है, 9th क्लास में रहता ही नहीं है। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कॉलम, दूसरा एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, और स्टेप 3 आता है इल्यूजन। अब ये क्या है इल्यूजन वगैरह, ये कैसी टेक्निक्स हैं? ठीक है, किस तरह की ये टेक्निक्स हैं, कैसे इसको, इन स्टेप्स को हम देखें कि फॉर्मेशन ऑफ कॉलम है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, इल्यूजन प्रोसेस है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर 3 स्टेप के अंदर हम इस प्रोसेस को करते हैं। वैसे प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इल्यूजन प्रोसेस होने के बाद भी जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसको फर्दर आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको आप कंप्यूटर की हेल्प से उसको सेपरेट करते हैं, उसमें बहुत सारे ग्राफ वगैरह बनाते हैं और फिर जाके उसको सेपरेट करते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट हम उसको 3 स्टेप में, इस लेवल के लिए हम 3 स्टेप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास स्टेप 1 कौन सा हो गया, अपने पास स्टेप 1 कौन सा हो गया,
स्टेप 1 हो गया कॉलम फॉर्मेशन। कॉलम फॉर्मेशन अपने पास सबसे पहला स्टेप है कॉलम फॉर्मेशन। अपने को कॉलम बनाना है। कॉलम होता क्या है, देखो इस तरह से एक डायग्राम आप देखोगे, इस तरह से होता है कॉलम। इस तरह से कॉलम होता है। ये जो कॉलम है ये 50 सेंटीमीटर लेंथ का लगभग होता है। 50 सेंटीमीटर लेंथ का लगभग ये कॉलम होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस प्रोसेस को इमेजिन कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से है वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो कॉलम 50 सेंटीमीटर लेंथ का लगभग ये कॉलम मिलता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये कॉलम कैसे होता है, तो कॉलम होगा स्टील का या फिर ये कॉलम होगा ग्लास का। ठीक है, एक इस टाइप से एक आपको ट्यूब मिल जाएगी जो कि 50 सेंटीमीटर लेंथ की होगी, जो आपको 50 सेंटीमीटर लेंथ की होगी, जो स्टील का कॉलम हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर अभी हम लगाएंगे, तो या तो ये स्टील का कॉलम हो सकता है या फिर ये ग्लास का कॉलम हो सकता है। 50 सेंटीमीटर लेंथ का कॉलम होगा। इस कॉलम के अंदर अपने को क्या भरना है, तो स्टेप 1 में हम कॉलम फॉर्मेशन देख रहे हैं। इसके अंदर अपने को क्या भरना होता है, एक एडजॉर्बेंट होता है। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट वर्ड पे आप ध्यान दें, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट नहीं है, एडजॉर्बेंट है। एब्जॉर्ब होना क्या होता है, एब्जॉर्ब का मतलब वो सरफेस के अंदर चला जाता है, बल्क में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी है, कहीं पे सॉइल है, मैंने पानी डाल दिया, तो वो क्या करती है, मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, बल्क में ले जाती है। बट एडजॉर्ब होना मतलब कि मेरे पास एक फर्श, जैसे हम घरों में अपना टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स के ऊपर मैंने पानी डाला, तो वो तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो तो सिर्फ उसके सरफेस पे ही रहेगा, तो उसको कहेंगे एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पे एक एडजॉर्बेंट यूज किया जाता है, और उस एडजॉर्बेंट को सॉल्वेंट के अंदर डाल करके एक स्लरी बनाई जाती है। स्लरी का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा आपने पतला नहीं करना है। स्लरी मतलब थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का वो रहना चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि कॉलम तो आप मार्केट से खरीद के ले आए, ठीक है, कॉलम आप मार्केट से खरीद के ले आए, आपको खाली एक कॉलम मिल गया, अब आपको उसको फॉर्मेशन उसका करना है। तो एडजॉर्बेंट प्लस सॉल्वेंट स्लरी आपने बनाया। भाई एडजॉर्बेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो एडजॉर्बेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिलिका जेल। मार्केट से ये मिल जाएगा सिलिका जेल, आप इसको लगा सकते हैं। होता है फुलर्स अर्थ, फुलर्स अर्थ। ठीक है, फुलर्स अर्थ बहुत बारीक सी पतली सी जो प्यूरिफाइड फॉर्म में सॉइल आती है एक टाइप की, आप ये लगा लो फुलर्स अर्थ। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इसमें यूज किया जा सकता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसमें यूज किया जा सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एड्सॉर्बेंट होते हैं, और इसको हम किस में डाल देते हैं, सॉल्वेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम सॉल्वेंट में डाल देते हैं। जो हम सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हेक्सेन सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर यूज कर सकते हैं। पेट्रोलियम ईथर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम मिला करके एक स्लरी बना देते हैं, एक सेमी सॉलिड टाइप का ये बन जाता है। तो अब इसको क्या करना है, धीरे धीरे इस स्लरी को इसके अंदर फिल करना है। फिल करने से पहले हमें क्या करना है कि ये जो नीचे यहाँ पर एक ग्लास का वूल लगा देंगे, एक क्या लगा देंगे, ग्लास वूल लगा देंगे, या फिर ये कॉटन वूल भी होता है, कॉटन का भी होता है, या ग्लास वूल होता है। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो हम स्लरी इसके ऊपर से ऐड करें वो नीचे निकल ना जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये ग्लास वूल लगाया जाता है प्रॉपर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमने ये स्लरी को बनाया है,
इस स्लरी को हम यहां से ऐड करेंगे। ठीक है भाई, ये स्लरी को हमने ऐड किया। अब स्लरी को ऐड करते समय ध्यान रखना है कि बबल फॉर्मेशन ना हो, है ना, बबल्स डू नॉट फॉर्म। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर बबल फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बबल फॉर्मेशन ना हो जाए, इसको हमें ध्यान रखना है कि बबल फॉर्मेशन ना हो, ताकि वो जो पैसेज होगा, क्योंकि इसके बाद हम इसके ऊपर से सॉल्वेंट पास करने वाले हैं, तो वो पैसेज उसमें कंप्लीट रहना चाहिए, बबल्स नहीं होने चाहिए। और ऊपर से फिर हम इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पर दोबारा से, यहाँ पर जैसे ही इसको भरेंगे तो इसके ऊपर से हम दोबारा या तो ग्लास वूल लगा देंगे या फिर हम प्यूरिफाइड सैंड यूज करेंगे। प्यूरिफाइड सैंड को यूज करेंगे या फिर हम ग्लास वूल को इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये ग्लास वूल है, यहाँ पर भी हम एक ग्लास वूल लगाते हैं ताकि ये पैसेज डिस्टर्ब ना हो। ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया, बट वो बंद इस तरीके से किया है कि कॉटन या ग्लास का है, ताकि उसके ऊपर से कुछ और डालें तो वो नीचे आ जाए। तो ये कॉलम का फॉर्मेशन है। ठीक है, और इसके बाद ये कॉलम यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब कभी कभार ये होता है मार्केट में कॉलम बने बनाए भी आते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि इनमें से किसको यूज करना है, सिलिका जेल फुलर या फिर कौन से सॉल्वेंट को यूज करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपोनेंट सेपरेट करना चाहते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या कॉलम फॉर्मेशन क्लियर हो गया, बताओ, क्या कॉलम फॉर्मेशन क्लियर है? इससे ज्यादा आपको एक पेज की थ्योरी है इसके अंदर, जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड की। ठीक है भाई, एक पेज की थ्योरी है जो नोट्स में दे रखी है, उसी को पढ़ना है, बुक में से नहीं देखना। बुक में बहुत सारे इधर उधर की चीजें लिखी हुई, समझ कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैंने पूरा यहाँ पे 3 स्टेप में प्रोसेस को खत्म किया हुआ है। कॉलम का फॉर्मेशन किया तो बबल्स नहीं बनने चाहिए। कॉलम इस तरीके से होता है, ग्लास वूल लगा देते हैं दोनों साइड, बीच में इसमें क्या कर देते हैं, प्यूरिफाइड जो अपनी सैंड थी उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो सैंड को हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ये जो स्लरी है ये फिल कर दी हमने। ठीक है, ये स्लरी को हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। ठीक है भाई, ये स्लरी भी हमने इसमें डाल दी, बस बीच में बबल्स नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो ये फिलहाल कॉलम फॉर्मेशन है, पहला स्टेप खत्म हुआ। दूसरा स्टेप में क्या करना है देखना, स्टेप 2 है अपने पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या करना होता है, जैसे आप देख रहे हो ना, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में भाई क्या करना होता है, इसको आप ध्यान रखें। एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर अपने को, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर ये जो कॉलम बनाया है ना हमने, एक बार मैं यहाँ पर अलग से इस स्टेप में बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये जो हमने कॉलम इसमें बनाया है, ये जो कॉलम है इसमें हम स्लरी वगैरह भर चुके थे। यहाँ पर अपना एक ग्लास वूल रखा हुआ था, यहाँ पर भी ग्लास वूल रखा हुआ था। ठीक, इसके अंदर स्लरी हम भर चुके हैं, मतलब इसके अंदर क्या जा चुका है, स्लरी तो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्लरी ऑलरेडी मिल जाएगी। पहले स्टेप में हम स्लरी इसके अंदर भर चुके हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ऐड मिक्सचर, मिक्सचर which you want to separate।
जिस भी मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हैं, अब वो मिक्सचर इसके ऊपर से धीरे धीरे ऐड करोगे। ठीक है, जिस भी मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हो उस मिक्सचर को आप इसके अंदर धीरे धीरे ऐड करोगे। मिक्सचर को ऐड करना है। अब मिक्सचर को जैसे ऐड करोगे ना, तो ऊपर ग्लास वूल रखा हुआ है, तो जैसे एकदम से मिक्सचर को नहीं डालना है, मिक्सचर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। और इससे जो ग्लास वूल है, वो ग्लास वूल पैसेज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे आप किसी मिट्टी में पानी डालते हो तो उखड़ जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से ग्लास वूल रखी हुई है, बहुत धीरे धीरे मिक्सचर को डाल देना। एड मिक्सचर विच यू वांट टू सेपरेट। अब जो यार मिक्सचर है, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि मिक्सचर कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब मिक्सचर के अंदर भाई डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। अब मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है भाई, वो डिफरेंट कंपोनेंट सपोज कौन कौन से हैं? एग्जांपल अपने पास ए है, बी है, सी है। मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे ए बी सी, तो वो ए बी सी है। अब ये क्या करते हैं, जैसे हमने मिक्सचर डाला और इसके अंदर ऑलरेडी स्लरी है, तो ये मिक्सचर के कंपोनेंट अपनी अपनी सॉल्युबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये उसमें क्या होने लगते हैं, एड्सॉर्ब होने लगते हैं। तो इसमें मेन ये आता है कि कंपोनेंट्स एड्सॉर्ब अकॉर्डिंग टू देयर affinities towards stationary phase। स्टेशनरी फेज में अपने अपनी एफिनिटी, मतलब जितना जितना वो एड्सॉर्ब हो सकता है उसके अकॉर्डिंग वो एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। बट अपने को क्या देखना है कि ये स्टेशनरी फेज क्या है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। ये जो स्टेशनरी फेज है जो मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर जो फेज होते हैं वो दो फेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब जो रुका हुआ है, जो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। स्टेशनरी फेज होता है जो इमूवेबल फेज होता है। इमूवेबल फेज होता है। इमूवेबल कौन सा फेज है? ये जो स्लरी है, क्योंकि स्लरी हमने एक बार फिट कर दी तो स्लरी तो कहीं भी मूव नहीं कर पा रही है ना, तो ये इमूवेबल फेज है, स्टेशनरी फेज है। दूसरा होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज कौन सा होगा? मोबाइल का मतलब क्या है? जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाए, मोबाइल फेज है, अपनी पोजीशन को चेंज कर पाए। तो ये क्या होता है? ये मूवेबल फेज होता है। और ये मूवेबल फेज कौन सा होगा भाई? ये मूवेबल फेज होगा आपके पास, ये मूवेबल फेज कौन सा होगा? ये होगा इलुएंट। जो एक सॉल्वेंट होता है, जो लास्ट प्रोसेस में हम इलुएंट सॉल्वेंट डालते हैं, वो है। और स्टेशनरी फेज कौन सा होता है? स्टेशनरी फेज होती है स्लरी। ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें मिक्सचर ऐड किया, तो भाई मिक्सचर क्या करेगा अपना, सपोज ए यहां पर अलग हो गया, बी यहां पर अलग हो गया, और सी यहां पर अलग हो गया, तो हम ये कहेंगे कि मिक्सचर कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट एड्सॉर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटीज टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। तो अब मुझे ये बताओ, जो ए है, बी है और सी है, इसमें एड्सॉर्ब होने की सबसे अच्छी एफिनिटी किसकी थी? मिक्सचर को डालते ही सबसे पहले कौन एड्सॉर्ब हो गया, ये बताओ। मिक्सचर को डालते ही सबसे पहले कौन एड्सॉर्ब हो गया? ए एड्सॉर्ब हो गया ना। ए एड्सॉर्ब हो गया मतलब ये कहेंगे कि इसकी क्या है? इसकी क्या है? हाई एफिनिटी है, हाई एफिनिटी है इसकी। ये एड्सॉर्ब बहुत जल्दी हो गया। और सी बहुत लास्ट में एड्सॉर्ब हुआ, तो इसकी लो एफिनिटी है, लो एफिनिटी। तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि हाई एफिनिटी, लो एफिनिटी क्या क्या है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी फेज है। तीन कंपोनेंट यहां पर अपने को सेपरेट मिल चुके हैं। तीसरा और जो लास्ट स्टेप होता है, तीसरा और जो लास्ट स्टेप है, इसको खत्म कर देते हैं। जो स्टेप 3 है, दैट इज
इल्यूजन प्रोसेस। इल्यूजन प्रोसेस क्या होती है? इल्यूजन प्रोसेस में एक इल्यूएंट आप यूज करते हैं। इल्यूएंट होता है एक सॉल्वेंट। इल्यूएंट या सॉल्वेंट पास थ्रू द column which absorb different components कौन कौन से थे? ABC थे, which absorb different component ABC according to their solubility, ठीक है, अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट कर जाता है। अब मेन बात यह आती है कि जो इल्यूएंट हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। इल्यूएंट को एक बार मैं आपको बता देता हूं, इल्यूएंट कौन कौन से टाइप के हो रहे हैं यहाँ पे। अल्कोहल, बेंजीन, इसमें ये अल्कोहल हो सकता है भाई, ये बेंजीन हो सकता है, बेंजीन के बाद ये CCl4 हो सकता है, ये ईथर हो सकता है, ये सारे सॉल्वेंट होते हैं। इनको हम लास्ट में क्या करते हैं कि अगर हम देखें ना, ये मिक्सचर हमने सेकंड स्टेप में डाला था, अब हम लास्ट में थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, यहां से हम किसको ऐड कर देते हैं? इल्यूएंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इल्यूएंट को मैं स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूं, मिक्सचर को स्टेप नंबर 2 लिख रहा हूं, और स्लरी को स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूं। क्या ये समझ जाओगे? सबसे पहले स्लरी ऐड किया, उसके बाद मिक्सचर ऐड किया है सेकंड नंबर, उसके बाद इल्यूएंट ऐड किया है थर्ड नंबर। अब जैसे ही जो मिक्सचर जो हमने सॉल्वेंट ऐड किया, सपोज वो सॉल्वेंट ए को सॉल्युबल कर लेता है, तो सॉल्वेंट ए को सॉल्युबल करके नीचे उसको डिपॉजिट कर लेगा, नीचे बीकर में वो क्या कर लेगा उसको, यहां पर हम क्या करेंगे, बीकर लगा देंगे। ठीक है, और इस बीकर के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के साथ यहां पर निकल आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइक इल्यूएंट क्या हुआ, इल्यूएंट प्लस ए हो गया, इल्यूएंट प्लस ए हो गया, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से इल्यूएंट, कोई दूसरा इल्यूएंट यूज किया और वो बी को सेपरेट कर गया, इस तरीके से बी सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। जो मेन चीज है कि आपको इल्यूएंट याद होना चाहिए, आपको प्रोसेस याद होनी चाहिए एक्चुअल में हम क्या क्या इसमें कर रहे हैं। ठीक है, बी की एबिलिटी मीडियम है ना, ए जैसे ही डाला तो ए एब्जॉर्ब हो गया, ए की एफिनिटी सबसे अच्छी है, सी की एफिनिटी सबसे कम है, बी की एफिनिटी मीडियम है। बताओ, इज इट क्लियर? नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, अलग से नोट्स इसके नहीं मिलेंगे। जो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट चैप्टर के नोट्स भेजे हुए हैं आपके पास वही हैं, उसी के अंदर ये लिखा हुआ है। प्लस समझने के लिए अच्छे से इसको अगर आप दोबारा लिखना चाहो क्रोमेटोग्राफी को, तो यही चीज मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, नोट्स इसके कहीं से अलग नहीं है, जबकि इसमें से कंपटीशन के क्वेश्चन भी बन जाएंगे और आसानी से आप इसमें लिख सकते हैं।